आज जो है हम दोबारा से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 लेंगे आपकी पॉल साइंस का। और अब जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 10 कंबाइन होके इकट्ठे चैप्टर नंबर 1 बन चुका है, तो उसको हम करेंगे। इसके मैं आपको नोट्स दोबारा से वो एक बार व्हाट्सएप कर देती हूँ एंड हम वहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, आपका चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है इसके पीछे का माइंडसेट क्या है। व्हाट इज द फिलोसफी, व्हाट इज द माइंडसेट, व्हाट इज द बेसिक आइडिया व्हाइल राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीछे की जो है आत्मा क्या है, सोल क्या है, इस तरह की बातें हम करते हैं कि क्या माइंडसेट था जो जिसके साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। ठीक है, तो ये जो हमारे लॉज हैं और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे संविधान में लिखे हुए कानून हैं और जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी मैचिंग है, वो इंटर रिलेटेड है। जैसे कि हमारी मॉरल वैल्यू है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो हमने कानून बना दिया कि किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं करी जाएगी। अगर हमारा कानून कहता है कि विमेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, विमेन को एम्पावर करना चाहिए, तो उसके लिए जो है हमने विमेन के लिए रिजर्वेशंस कर दी, विमेन की जो है और चीज़ों में एम्पावरमेंट कर दी, उनके लिए सती प्रैक्टिस जो थी उनकी उनको बैन कर दिया गया। सिमिलरली आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र में बिलीव करता है, लोगों के वोट के द्वारा चलता है, सेक्युलर है, सारे धर्मों के साथ ओपन है, फेडरल है जिसके अंदर स्टेट और सेंटर के बीच में पावर बटी हुई है, लिबरल है, रिलैक्स्ड है नेचर में, एगैलिटेरियन है, एक दूसरे की हेल्प करना, सोसाइटी की वेलबींग में भरोसा करता है, एंड ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज, सारी कम्युनिटी की वैल्यूज को लेके काफ़ी ओपन है, एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, जो इस हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी इच्छाओं को काफ़ी सपोर्ट करता है हमारा संविधान। थर्ड पॉइंट, philosophy of the constitution does not contain moral content but also the various interpretation of the core value of Indian polity। हमारा जो संविधान है उसके अंदर सिर्फ फिलोसफी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इस समय क्या स्थिति थी, उसके अलावा जो है अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी है, एक ही बात के बहुत सारे मतलब भी उसके अंदर निकल रहे हैं, उसको भी वो इंक्लूड करता है, और वो सारी चीज़ें इंडियन पॉलिटी का पार्ट बनती हैं। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो SC ST माइनॉरिटी, इनके भी राइट्स प्रोटेक्ट करने की बात करता है और इनकी रिजर्वेशन की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट सिफत पड़ेगी चारों। तो हमने जो है SC ST माइनॉरिटी को जो है लोकसभा और राज्यसभा में रिजर्वेशन दे रखी है। उसके अलावा हमने SC ST माइनॉरिटीज़ को जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी काफ़ी रिजर्वेशन दे रखी है। उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है, मतलब कि सबसे ऊपर कौन है हमारे देश का, संविधान है एज अ लॉ, एंड उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड जितने भी देश में हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने नागरिक हैं, उन सबको भी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश के लोगों का फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल करेक्टर का है। फेडरल करेक्टर का मतलब है स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स बटी हुई हैं। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी है। कुछ पार्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कर सकते हो और कुछ पार्ट का आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। फिर हमारे संविधान के अंदर, हमारे देश के अंदर सबसे ऊपर कौन है, जुडिशरी। जुडिशरी को सुप्रीमेसी दी गई है। और हमारे यहाँ पे बाई कैमरियल लेजिस्लेचर है, हमारे यहाँ पे 2 हाउसेस हैं, हमारे यहाँ पे लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। आप देखेंगे काफ़ी टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज़ करी गई हैं इस पूरे फिलोसफी में। ये फिलोसफी का चैप्टर नंबर 10 होता था, ये आपको सीधा इन्होंने कट शॉर्ट करके सिर्फ एक पेज का इसमें दे दिया है। तो आपका क्या है, इसके अंदर आपको वर्ड्स मिलेंगे डेमोक्रेटिक, इसके अंदर लिबरल, एगैलिटेरियन, ठीक है, बाइकैमरियल लेजिस्लेचर, आपको ये सब वर्ड्स मिलेंगे विच आर वेरी न्यू, बट ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, पॉलिटिक्स में इनका बहुत यूज होता है जो आप आगे भी सुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बाइकैमरियल लेजिस्लेचर है, इसका मतलब है हमारे 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल के ऊपर भी हमारी जो है विधानसभा और विधान परिषद, ये आपके होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो ओजस्वी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश की एकता में बहुत बिलीव करता है, चाहे हमने स्टेट को पावर दे रखी है, सेंटर को पावर दे रखी है, रिजर्वेशन कर रखी है, कुछ भी कर रखी है, उसका मेन मुद्दा क्या है, हमारे देश में यूनिटी रहे। हम लोग यूनिटी कैसे मेंटेन करते हैं, थ्रू जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, लिबर्टी आज़ादी के थ्रू, और इंटेग्रिटी मेंटेन करते हुए हम देश के अंदर यूनिटी को मेंटेन करते हैं।
उसके अलावा हम जो है इस फिलोसफी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक पीछे से फिलोसफी है, माइंडसेट है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि उस वक्त जो संविधान लिखा गया, उस समय की स्थिति क्या थी, और जिन लोगों ने संविधान लिखा वो उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी, उनके क्या क्या आइडियल्स रहे होंगे, उनके क्या क्या माइंडसेट रहे होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हमारे संविधान में अगर ये लाइन लिखी है तो इसके पीछे का मुख्य कारण ये होगा। अगर मेरा संविधान जो है रिजर्वेशन देता है, तो उस टाइम पे क्या ऐसा था कि इन्होंने रिजर्वेशन दी। आज शायद हमें लगता है कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, पर उस समय क्या स्थिति थी कि ये रिजर्वेशन दी गई। तो हमें उनका टाइम फ्रेम, उनका माइंडसेट, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, तभी आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को समझ पाओगे। देन फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीसफुल डेमोक्रेटिक मेजर्स में बिलीव करती है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र बढ़ना चाहिए, डेमोक्रेसी बढ़नी चाहिए, लोगों की इक्वालिटी, फ्रीडम, नेशनल यूनिटी, इंटेग्रिटी, ये सब बढ़नी चाहिए। अब हमने टोटल जो है आपका 11 पॉइंट्स पढ़े, इसमें से आपको कोई भी 6 पॉइंट्स एज अ फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो काइंडली लर्न एनी 6 पॉइंट्स फ्रॉम देम। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके चैप्टर 1 का ही पार्ट है, पहले चैप्टर 1 में ही था ये। तो ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि हमारे संविधान जो है कैसे बना, कौन सी तारीख को ये लोग बैठे थे, क्या क्या बात हुई उसमें, मेन में अगर कोई मंत्री था तो कौन कौन थे, ये सारी हम डिस्कशन अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदिका। तो इसके अंदर कुछ मोटी मोटी बातें आपको देखने के लिए है। देखो, बैकग्राउंड एक लेके चलती हूँ। इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, आपने सुना होगा, जो कि 1945 में ख़त्म हुई। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, और उसके बाद एक रूलिंग आई थी कि जिस जिस कंट्री ने जिस जिस देश को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है, जिस जिस देश के ऊपर अपना राज चला रहे हैं, उनको अपना गुलाम बनाया हुआ है, उनको वो कंट्रीज छोड़नी होगी। तो इंग्लैंड का क्लियर हो गया था कि उसको तो इंडिया छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कि उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी आ चुकी थी कि हमें छोड़ के जाना है। तो December 9 1946 में ही इन्होंने प्लान कर लिया, सब जो थे ब्रिटिशर्स थे, हिंदुस्तानी हमारे जितने भी नेता थे, कांग्रेस वाले, आईएनसी वाले, इन उनकी मीटिंग बैठी, और उन्होंने बोला देखो हम आज या आज नहीं तो कल आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे। तो आप जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनानी है, आप देखो हम तो चले जाएंगे पर आपके देश का कानून तो आपको बैठ के बनाना है। तो हम जो है उसकी फॉर्मेशन करके चले जाते हैं कि किस तरह से कानून बनता है, किस तरह से बैठ के बातचीत होती है क्या नहीं है। वो हम आपको जो है कैबिनेट बनवा देते हैं, आपका फ्रेमिंग करवा देते हैं, ताकि आप लोग हमारे जाने के बाद अपने कानून बना सको। तो ये जो मीटिंग थी पहली बार हुई 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद बीच में क्या हुआ, बंटवारे की बात हुई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने की बात हुई, हिंदू मुसलमान जो है उनके रिफ्ट बहुत बढ़ गए। तो क्लियर हो गया कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे रहने वाले नहीं हैं। तो जो 9 दिसंबर 1946 की मीटिंग हुई थी, उसमें मुस्लिम जितने कैंडिडेट्स थे वो भी सारे सब ने ज्वाइन कर रखा था। आपका इंडियन मुस्लिम लीग वाले जो मेंबर्स थे वो भी इसमें बैठे हुए थे उस दिन। बट जब 14 अगस्त 1947 आया, तो उस दिन जो मुस्लिम लीग के काफ़ी लोग थे, या जो इतने मुस्लिम कैंडिडेट्स थे मैक्सिमम, उन्होंने जो है हिंदुस्तान को छोड़ा, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा, और वो जो है अपने पाकिस्तान चले गए। ठीक है, तो अब हमारे जो है कुछ ही मेंबर्स रह गए थे। उनकी मीटिंग 14 अगस्त 1947 को डिवाइडेड इंडिया पे हुई। 14 अगस्त को पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो गया था। तो वो दोबारा मिले, और फिर वहाँ से उन्होंने बैठ के बनाने की बात शुरू करी, अपना बैठ के मीटिंग्स, उसके बाद रेगुलर मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो 9 दिसंबर 1946 से लेके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950, ठीक है, उस दिन अपना हमारा कवर हुआ उस दिन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम फ्रेम लगा था। हमारे संविधान को लिखने जो ये बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, उसको इतना टाइम लगा था। ये 1 मार्कर में पूछ लेते हैं कि कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 1 मार्कर। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें 300 लगभग लोग बैठे थे, 300 मंत्री थे, पूरे हिंदुस्तान से आके बैठे थे, जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इनको जो है पूरे देश से चुना गया था, पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, इनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। ये 1 मार्क में याद रखना, इनके डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे, इनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, हर जगह से छोटे छोटे जो लीडर चुने गए थे, उन लीडर्स ने आगे इलेक्ट किया था कि हम में से कौन जाएगा।
इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट? कैबिनेट मिशन प्लान, यहाँ से आपके बहुत सारे वन मार्कर्स बनते हैं, इसको मैं डिस्कस करती हूँ। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? ये ब्रिटिशर्स के द्वारा भेजी हुई एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल था। एक मिशन आया था यहाँ पे इंडिया में। इनका क्या मेजर रोल था? इन्होंने कहा कि हम आपको हेल्प करवाते हैं, आपका ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनवाने में, कानून बनवाने में, जो भी आपको करवाना है, हम आपको गाइडिंग भी करते रहेंगे और आपका एक ग्रुप बनवा देते हैं। इनका एक और एम भी था। इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के बंटवारे नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के दो तीन सेक्शन बना देते हैं, एक जो है जिसमें मुस्लिम डोमिनेटेड रहेंगे, दो सेक्शन ऐसे होंगे और एक सेक्शन ऐसा होगा जिसमें हिंदुस्तानी जो सॉरी हिंदू धर्म के लोग हैं वो डोमिनेट करेंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं करते। बट ना ही इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मानी, ना ही इंडियन मुस्लिम लीग मानी, और फाइनली यही डिसाइड हुआ कि देश का बंटवारा करना है। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जो है ब्रिटेन से आया था और इनका जो मेन काम था संविधान बनवाने में हेल्प करवाना था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहला प्रेसिडेंट जो चुना गया था टेम्पररी बेसिस पे, वन मार्कर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको चुना गया था। उसके बाद जो उसका परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वन मार्कर। ठीक है। फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी इसके अंदर 8 मेजर कमिटीज बनाई गई थी, 8 मेजर ग्रुप्स बनाए गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप था ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि इनका मेजर काम था टाइपिंग वर्क करना कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें क्या वर्डिंग्स यूज होंगे, कैसे यूज होगा। एंड इस कमेटी के जो चेयरमैन थे, इस कमेटी के जो हेड थे वो थे B.R. अम्बेडकर। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, यही रचयिता है, इन्होंने लीगल टर्मिनोलॉजी दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सिंपल भाषा मैंने लिख के इसको लीगल भाषा में लिखा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना जो है वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया था। ठीक है। 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। अब बात हुई रिपब्लिक डे बना लेते हैं कि हमारा जो है गणतंत्र बन गया है, हमारा अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। बट 30 साल पहले 26 जनवरी 1930 को कुछ आईएनसी के लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने जो है झंडा फहरा के देश की आज़ादी के लिए गीत गाया था, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो ये डिसाइड हो गया कि नहीं, वो 26 जनवरी का दिन था तो अब हम 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस बनाएंगे, अपना रिपब्लिक डे बनाएंगे। तो इसलिए जो है, दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, बट हम जो अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, वो उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से बना रहे हैं। तो ये भी वन मार्कर है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। अब नाउ, ये जो संविधान बना था, जो कुछ मात्र 300 लोगों ने मिलके बनाया था, उसे कैसे पूरे देश ने अपना लिया, उसको इतनी पावर उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मिल गई, इसके पीछे क्या कारण था, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने लोग थे, क्या था। As a consequence of partition under Plan 3 जून 1947, कि 3 जून को डिसाइड हो गया था कि पाकिस्तान बन रहा है 1947 में ही, तो जो लोग आईएनसी के अंदर चुने गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट थे, वो पाकिस्तान वापस चले गए और उन्होंने कह दिया कि अब हम हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं रहेंगे। उनके जाने से क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे 299 रह गए। एंड एक्चुअली में कितने लोग आए, 284 लोग, वन मार्कर में याद रखना, 284 लोग जो है संविधान लिखने के लिए आए थे। ऑन 26 नवंबर 1949 सबने, उन 284 मेंबर्स ने अपने साइन करे उस कॉन्स्टिट्यूशन पे और कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया। ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या खासियत थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, अब हम वो पढ़ते हैं। वेदिका, तो दो इनके डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से, फिर भी ऐसा कोशिश करेगी कि देश के हर प्रांत से, हर स्टेट से, हर डाइवर्सिटी एरिया से हर आपके जो है लोगों को चुना जाए। तो हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़रूर हो। उसके अलावा जो 26 मेंबर्स हैं उन्होंने शेड्यूल कास्ट स्पेसिफिकली चुने कि ताकि वो शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम्स को भी आगे रिप्रेजेंट कर सके। एक पार्टी जिसने पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया था वो थी कांग्रेस पार्टी। 82% मेंबर जो थे वो कांग्रेस के थे। पूरी उसके अंदर 284 में से 82% लोग कांग्रेस के थे। पर कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के जो 82% लोग थे वो भी जो थे, वो देश के अलग अलग कोनों से आए थे, अलग अलग जो है कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे, कुछ मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। तो काफ़ी जो था, काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप था।
कांग्रेस अपने आप में बहुत तरीके के भिन्न भिन्न प्रकारों के लोगों से बनी हुई थी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वो पूरे देश को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता था। देश का हर कम्युनिटी का, डाइवर्सिटी का बंदा उसके अंदर बैठा हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन। तो ये पहले से ही बोल दिया गया था कि हर एक मुद्दे के ऊपर, हर एक कानून के ऊपर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालने वाले हैं, उसके ऊपर बहुत खुल के डिबेट होगी, बहुत खुल के डिस्कशन होगी। और जब तक हम फाइनल किसी डिसीजन पे नहीं आ जाते हैं, हम उसे कानून में ऐड नहीं करेंगे। एक फाइनल जब तक सारे डिबेट पे हाँ ना कर दें, सारे डिस्कशन ना हो जाए, तब तक वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हर मुद्दे के ऊपर खुल के बहस हुई, खुल के डिस्कशन हुई, एंड हर चीज़ को जो है फिर डिस्कशन करने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया। एंड ये जो डिस्कशंस होती थी, डिबेट होती थी, वो किस लिए होती थी, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा सुपीरियॉरिटी दी गई? नेशनल इंटरेस्ट को। हमारे देश के हित में क्या है, हमारे देश के फ़ायदे में क्या है, और हमारी कम्युनिटी के फ़ायदे में क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट होती थी। एंड हर मुद्दे के ऊपर काफ़ी बहस हुई। एक जो डिस्कशन थी, इसमें नहीं लिखा हुआ दो, कि उसके ऊपर सबने जो है हाँ कर लिया, कोई बहस नहीं हुई, वो था यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जिसका मतलब है कि 18 साल से ऊपर का या जो भी एडल्ट है, हिंदुस्तानी है, उसे वोट देने का हक दिया जाएगा। रिस्पेक्टिव वो आदमी है, औरत है, उसकी क्या जात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस देश के नागरिक हो और आप अपनी 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हो, उससे ऊपर हो, तो आप वोट डाल सकते हो। इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। दूसरी चीज जिसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई, वो था सेक्युलरिज्म, कि हमारा देश सेक्युलर बनेगा, सारे धर्मों को लेके ओपन बनेगा। इस चीज के ऊपर भी कोई बहस नहीं हुई, इस चीज को भी सबने ओपनली एक्सेप्ट किया। यहाँ तक क्लियर है। वही चीजें दोबारा प्रोसीजर के अंदर भी रिपीट करी गई हैं। 8 मेजर कमेटीज थी, 1 मार्क में याद रखना, 8 मेजर कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिसके अलग अलग चेयरमैन थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर। ये जो लोग थे सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। एंड हर चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत डिस्कशन करी। सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हो गया। बट एग्जिस्टेंस में कब आया? 26 जनवरी 1950। उसको मान्यता जो है 26 जनवरी की दी गई है। ये भी आपका चैप्टर 1 का पॉइंट था। अगला भी आपका चैप्टर 1 का टॉपिक है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, सॉरी, मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये आपका जो है 6 मार्क्स का 100% एक क्वेश्चन बनता है। वेदिका, इसको पढ़ो। नेक्स्ट आपके आगे आता है मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको 1 मार्क में याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाली बात करी किसने थी? जवाहरलाल नेहरू ने, दिसंबर 1946 में। इट्स 1 मार्कर। इसके मेजर कंटेंट क्या है कि जो हमारा देश बनेगा हिंदुस्तान, वो इंडिपेंडेंट है, सोवरन है। सोवरन का मतलब अपने डिसीजन खुद लेगा, बाहर के इंटरफेरेंस नहीं होगी। और रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक मतलब हमारा एक इलेक्टेड हेड होगा जिसको हम खुद चुनेंगे। तो हमारा एक रिपब्लिक होगा, हमारा कंट्री सोवरन होगा और आपका इंडिपेंडेंट होगा। हमारा संविधान जो है वो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर काम करेगा। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देगा, लोगों को कमाने का हक होगा और सामाजिक इक्वालिटी पाने का हक होगा। हमारे यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस की और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। फिर हमारा जो यूनियन है और स्टेट्स वगैरह हैं, सबको पावर मिलेंगी। ठीक है, यूनियंस के यूनियन लिस्ट के अंदर जो पावर्स हैं वो यूनियन के पास जाएंगी। स्टेट लिस्ट की जो पावर है वो स्टेट के पास जाएंगी, क्लियरली मेंशन होंगी। और हमारे संविधान को कहाँ से ताकत मिलेगी? हमारे देश के जितने भी वो हैं, लीडर्स हैं, उनको कहाँ से पावर मिलेगी? वो लोगों से पावर मिलेगी। सो द पावर शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। हमारे देश के नागरिक ही लोगों को पावर करेंगे। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। एंड इंडिया जो है अपने देश के लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस देगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल राइट्स सच एज स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब कुछ देगी। उसके अलावा हमारे देश की जो टेरिटरी है, हमारे देश की लैंड, सी, एयर, सब पे मेंटेन रहेगी। इसके ऊपर हम अपना कंट्रोल रखेंगे। एंड हम जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में शांति और वेलफेयर का नारा लहराएंगे। हम पूरी दुनिया को शांति प्रदान करेंगे। इतना क्लियर हुआ? क्लियर है?